हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बात करें हमने पिछले क्लास में क्या किया था, तो पिछले क्लास में जो हमारा रिलेशन फंक्शन है उसका जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया था। आज हमको क्या करना है, जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है। बेसिकली पढ़ना है हमको आज फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, हमने रिलेशन को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, ग्राफ वगैरह देखेंगे कैसे क्या होते हैं। फिर अगर टाइम मिला तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पे अभी पहली बार हैं, तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिख रखी है फंक्शन की। क्या कह रहा है, आप इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो बुक की डिफिनेशन है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसको आपको मैपिंग के थ्रू हम समझाएंगे, तो मैपिंग के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये एज्यूम कर लेते हैं सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ जी, ये इस तरीके से कोई भी है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अज्यूम कर लीजिए 1 का जो है 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से, 3 का डी से, 4 का ई से, 5 का एफ से, 6 का जी से। अब एक एलिमेंट यहाँ पे सी छूट गया है, ठीक है ना। तो अब हमसे कहा जाए क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन, अब इस डिफिनेशन को देखते हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि सेट ए के जो है वो सारे एलिमेंट पेयर्ड होने चाहिए। तो आप देखिए सेट ए का क्या कोई भी एलिमेंट वैकेंट है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी पेयरिंग ना हुई हो, ठीक है ना। तो पहला आपका जो पहला क्राइटेरिया है वो तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करें, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब सेट बी में आप देखिए इसका क्या है, सिर्फ एक इमेज है। ऐसा नहीं है कि 1 का ए भी है और 1 का बी भी है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप जितने भी केस देख रहे हैं, हम आपको और भी केसेस लिख के दिखाते हैं तब समझ में आएगा। जैसे एक केस यहीं पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। ये 1 का पेयर ए से है, 1 का पेयर बी से भी है, 2 से 3 4 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर लीजिए 6 ले लेते हैं। एक और हम आपको समझाने के लिए एक और मैपिंग लेते हैं, ए बी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ जी। अब यहाँ से 1 का पेयर ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी के है, 4 का डी से है, 5 का ई से है और 6 का पेयर नहीं हो पाया है। अब आपका ये 3 केस है। अब 3 केस में देखिए, तो जो पहला वाला केस है वो तो फंक्शन है बेटा। क्यों है फंक्शन, क्योंकि जो फंक्शन का क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो क्या, सेट ए के सारे एलिमेंट पेयर्ड होने चाहिए, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ये आपका ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इमेज, इसको क्या बोलते हैं हम, इमेज, और इसको बोलते हैं हम प्री इमेज। क्या बोलते हैं इसको, प्री इमेज, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके 2 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन आपका है, ये फंक्शन आपका है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट पेयर्ड हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है आपका, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत आपका सेकंड क्राइटेरिया में है। सेकंड क्राइटेरिया क्या कह रहा है, 1 का क्या होना चाहिए, किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 के साथ ए का भी पेयर है, 1 के साथ बी का भी पेयर है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले केस में। तो थर्ड वाले केस में क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फुलफिल हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 का तो पेयरिंग हो गई, लेकिन 6 की पेयरिंग नहीं हो पाई है किसी के साथ। ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया, इसमें जो सेट ए का एक एलिमेंट है वो वैकेंट रह गया, तो वैकेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। सेट ए के सारे एलिमेंट पेयर्ड होने ही चाहिए फंक्शन में, तो इसलिए ये भी आपका नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, ये भी क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो होप आपको मैपिंग के थ्रू समझ में आया होगा, ये भी आपका फंक्शन नहीं है और ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। यहाँ पे एक केस और समझ लीजिए, अगर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे ये बी खाली होता और इस 2 का पेयर ना बी के साथ ना हो कि ए के साथ होता, बी के साथ ना हो कि ए के साथ होता, तो भी ये फंक्शन होता बेटा। क्यों होता, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे फिर से पहला जो क्राइटेरिया है, सेट ए के सारे एलिमेंट पेयर्ड होने चाहिए, वो तो है। और क्या कह रहा है, 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। अब आप देखिए 1 का भी एक ही इमेज है और 2 का भी एक ही इमेज है सेट बी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 के मतलब सेट ए के
सेट बी में सेट ए के दो एलिमेंट के सेट बी में कोई भी एक इमेज हो सकता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट के एक इमेज हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेट ए के एक एलिमेंट के बी में सेट बी में दो इमेज हो, दो या दो से अधिक इमेज है। बेसिकली इसको और इस तरीके से समझना चाहे कि अगर ग्रेटर देन का साइन बन रहा है आपका तो ये फंक्शन है, ग्रेटर देन का साइन बन रहा है तो ये फंक्शन है, लेकिन अगर ये लेस देन का साइन बन गया तो आपका फंक्शन नहीं है, उस केस में आपका फंक्शन नहीं होगा। लेस देन का साइन नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मेथड है कि अगर ग्रेटर देन का साइन बन रहा है तो फंक्शन है, और अगर लेस देन का साइन बन रहा है तो फंक्शन नहीं है। होप ये चीज समझ में आई होगी फंक्शन की डिफिनीशन। अगर नहीं समझ में भी आई है, थोड़ा भी समझ में आया, तो अभी और भी जब चीजें करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके दूसरे डिफिनीशन की बात करें, तो क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन f इज द रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। सबसे पहले तो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो सेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉन एम्प्टी मतलब अगर एम्प्टी सेट होगा तो आप जो रिलेशन डिफाइन करेंगे तो उसमें क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, वो भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और अगर एम्प्टी सेट आ गया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो रिलेशन वो फिर सेट ए से सेट बी में कहा कुछ मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो हम बेसिकली फंक्शन वो बता ही नहीं पाएंगे वो फंक्शन है कि नहीं है, बेसिकली वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए सिंपल सा रूल है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी such that the domain of f is A and no two distinct ordered pair in f have the same first element। अब सबसे पहले क्या करना है, डोमेन ऑफ f is A, मतलब जो डोमेन होगा उस रिलेशन का वो A होना चाहिए। तो रिलेशन का डोमेन क्या होता था, डोमेन क्या होता था, जो फर्स्ट एलिमेंट जिसका पेयर्ड हो रखा है। तो अगर डोमेन आपका A है, अगर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डोमेन क्या है आपका A है, तो इसका मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट की पेयरिंग हो रखी होगी। डोमेन अगर A है तो इट मींस क्या होता है कि सेट A के सारे एलिमेंट की पेयरिंग आपकी हो रखी होगी। तो ठीक है ना, तो ये देखिए क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इफ इन f हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे वही हो गया जो पहले केस में था कि वो वहां पे देखें, जो इस वाले केस में देखें तो इसका देखिए 1 के साथ A का भी पेयर हो रहा है, 1 के साथ B का पेयर भी हो रहा है। तो दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ गए जिसमें सेम फर्स्ट एलिमेंट आ गया। क्या आ गया, सेम फर्स्ट एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस केस में तो आप क्या देख रहे हैं, डोमेन ही नहीं है। इस केस में क्या है, डोमेन आपका A नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 का पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये फंक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वो ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अच्छे से। अच्छा, अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप इस तरह से लिख लीजिए कि फंक्शन अगर मान लीजिए कोई सेट A टू सेट B है तो फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है ना। जैसे रिलेशन को सेट A से सेट B रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे फंक्शन को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि f सच दैट A टू B, इसका मतलब A से B के रिस्पेक्ट में क्या है, फंक्शन आपका है, A टू B है फंक्शन आपका, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। अब बात करें आपका, तो आपके दो एग्जांपल हैं, एग्जांपल 10 क्या कह रहा है, एग्जांपल 10 से थोड़ा सा समझेंगे। और क्या कह रहा है एग्जांपल 10 आपका कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r टू बी डिफाइंड n सच दैट r इज इक्वल टू, आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका रिलेशन है वो कैसे डिफाइन है, x y
सच दैट y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू n, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू n, ये आपका रिलेशन दे रखा है। व्हाट इज द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ और इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, आपसे पूछा क्या है, डोमेन, को डोमेन, रेंज एंड क्या पूछा है, क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है, क्या बताना आपको कि ये फंक्शन है और नहीं, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो बात करें y इज इक्वल टू 2x, तो सबसे पहले अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपके इनफाइनाइट है, तो इसका अगर x नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो आप x की वैल्यू डालते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो इसका मतलब आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, विच इज यहाँ पे लिखना आपके लिए डिफिकल्ट है, विच इज इम्पॉसिबल टू राइट, ठीक है ना। तो ये आपके लिखना क्या है, आपके लिए डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें तो डोमेन क्या होता है, बेसिकली आप इस तरीके से बात करें, अभी हम आपको रियल फंक्शन पढ़ाएंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ाएंगे, तो उस केस में समझिए डोमेन क्या होता है, आपको पहले ही पता है x की वैल्यू, डोमेन क्या होता है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब जो डोमेन होगा, आप नेचुरल नंबर तो यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि x की वैल्यू आप 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, y की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर मिलेगी ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब बात करें कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या होता है, y के सारे एलिमेंट, तो y सेट के सारे, कोडोमेन क्या होता है, y सेट के सारे एलिमेंट, तो y सेट में पूरा नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो ये कोडोमेन हो गया। अच्छा अब रेंज की बात करें, तो रेंज में ध्यान से देखिए, अगर आप 1 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा 2, 2 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा 4, 3 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा 6, 5 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा 10। इसका मतलब आप देखिए, तो रेंज जो आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू 2x में, अगर x आपके प्लेस पे x के इज इक्वल टू 1 डालें तो y इज इक्वल टू 2, बेसिकली इस तरीके से लिखें, x1 तो y2, x2 डाले तो y4, x3 डाले तो y6, x4 डाले तो y8, x5 डाले तो y10। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि सारे इवन नंबर ही रेंज में मिल रहे हैं, जो आपका सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, इवन नंबर ही मिल रहा है। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, क्या लिखे यहाँ हो जाएगा आपका आंसर, इवन नेचुरल नंबर। अब आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो फंक्शन हमने क्या बताया, फंक्शन के लिए क्राइटेरिया सबसे पहले तो, कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो सेट x है वो आपका पूरा डोमेन होना चाहिए, तो आप देखिए डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और x भी क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है आपका। दूसरा क्या कह रहा है, नो टू एलिमेंट हैव सेम, नो टू एलिमेंट ऑफ, नो टू एलिमेंट इन डोमेन या सेट ए हैव सेम, हैव टू इमेज इन सेट बी। तो आप देखिए क्या, अगर आप यहाँ पे 1 डाल रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 2 डाल रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 3 डाल रहे हैं तो 6 मिल रहा है, 4 डाल रहे हैं तो 8 मिल रहा है, क्या कभी कोई ऐसा नंबर होगा जिसको डालने पे वो नंबर रिपीट कर जाए, तो यहाँ इस केस में भी नहीं होगा आपका नंबर, तो ये आपका फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज फंक्शन, y इज इक्वल टू 2x क्या हो जाएगा, इज अ फंक्शन, ये आपका क्या होगा, ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है ये आपका एक फंक्शन भी होगा। होप चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, जो आपको समझाया जा रहा है आप समझिए, अभी और भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे चीजें आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए रेस करते हैं इसको, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है आपका, एग्जांपल 11, एग्जामिन करना है आपको क्या कि जो नीचे रिलेशन दे रखे हैं वो आपके फंक्शन है या नहीं है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, 2,1, 3,1, 4,2, ठीक है। सेकंड आपका रिलेशन दे रखा है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका दे रखा है R, 2,2, 2,4, 3,3, 4,4। थर्ड पार्ट जो आपका रिलेशन दे रखा है 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7। ये आपका तीन रिलेशंस दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अगर ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है क्या कोई भी ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके सेम फर्स्ट एलिमेंट है बट क्या है डिफरेंट सेकंड एलिमेंट है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। आप यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट किसी का सेम नहीं है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट किसी का सेम नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन है। हमको बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट देखना होगा, सेकंड एलिमेंट सेम हो जाएगा हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एलिमेंट सेम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको क्या देखना कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो सेकंड एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो सेकंड एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखें तो 2 देख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसके सेम फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, सेम फर्स्ट एलिमेंट एंड डिफरेंट सेकंड एलिमेंट है। तो इस केस में ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये आपका फंक्शन होगा और ये आपका फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तो 1 2 2 3 3 4 5 6 मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट आपके फर्स्ट एलिमेंट है, अलग अलग फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये भी फंक्शन आपका होगा। तो ये भी क्या होगा आपका फंक्शन होगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं आपका। बुक पर नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसको।
देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे इस चीज का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब मेन आपका जो अच्छा क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा इस चीज को पढ़ने के बाद। इस डिफिनेशन को क्या कह रहा है, रियल फंक्शन क्या होता है या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखिए। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले बात करें रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका क्या है आर और ऑफ इट सबसेट इज, मतलब जिसका रेंज क्या होता है बेटा, मान लीजिए कोई सेट ए है, ये सेट बी है, तो जो सेट बी है वो क्या हो, आर का मतलब रियल नंबर पे डिफाइन हो, किस पे डिफाइन हो, रियल नंबर पे डिफाइन हो, या फिर इसके सबसेट पे डिफाइन हो। इसके सबसेट का मतलब क्या हो गया आपका, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, या फिर कोई भी ऐसा नंबर कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर, जिसका रेंज रियल नंबर पे डिफाइन हो या फिर उसके सबसेट पे डिफाइन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल नंबर, जिसका डोमेन भी क्या हो, रियल नंबर हो, और सबसेट ऑफ आर हो, और क्या हो, सबसेट ऑफ आर हो, तो इस फंक्शन को फिर, अगर फंक्शन डिफाइन है तो इस फंक्शन को फिर बोलेंगे हम रियल फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो होप ये चीज समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आप लोग को कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, कोई ऐसा फंक्शन जिसका जो रेंज है अगर रियल नंबर या फिर रियल नंबर के किसी सबसेट पे डिफाइन हो, ठीक है ना, सबसेट, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और सबसेट ऑफ रियल नंबर, then this function is known as real valued function. If its domain is also defined on real numbers या फिर subset of real number, then it is said to real function, then it is said to be a real function, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि ऐसे कर लीजिए कोई फंक्शन है y is equal to 2x, अब ये कह रहा है रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, ये क्या कह रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है आपका। कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि आपका रियल फंक्शन है, क्यों है, अब यहाँ पे रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड नहीं है। क्यों है रियल फंक्शन, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, और जो रेंज है वो भी रियल नंबर है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका रियल फंक्शन हो गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब भी डोमेन की बात करेंगे, अब जब भी हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमेशा हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स होगी। जो भी एक्स की वैल्यू हो रही होगी वही हमारा डोमेन होगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं इसके बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करूंगा कि जब भी हम एक्स की वैल्यू की बात करेंगे तो इसका मतलब हम डोमेन निकालने जा रहे हैं, और जब भी हम रेंज की बात करेंगे तो उसका मतलब हम y की वैल्यू जो भी निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ y वो हमारी क्या होगी, हमेशा रेंज होगी। वैल्यू ऑफ x हमेशा क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन में x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डोमेन होगी, और y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, रेंज होगी आपकी, ठीक है ना। होप ये चीज समझ में आई होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसको इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल 12 की बात करें हम, तो एग्जाम्पल 12 में आपको कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन दे रखा है। क्या कह रहा है, लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। जो फंक्शन है वो क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है ना। क्या है फंक्शन, fx इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 2x प्लस 1। तो यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल, मतलब एक टेबल है, टेबल बना रखा उन्होंने, क्या बना रखा है इस तरीके का, ठीक है ना। कितने हैं, 1 2 3 4 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका x और यहाँ पे ये है y, ठीक है ना। x और y ये आपका fx जो है, fx को हम y भी बोलते हैं, fx का मतलब क्या होता है, y भी होता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जब आप x की वैल्यू इन्होंने कहा है 1 ले लो, 2 ले लो, 3 4 5 6 एंड 7, अगर x की वैल्यू हम 1 डालते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7, 4 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। इस तरीके से 5 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11, 6 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13, 7 इंटू 2 प्लस 1
विच इज इक्वल टू 15। ये आपका क्या हो जाएगा, जो इन्होंने फंक्शन दे रखा है टेबल कंप्लीट करने के लिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा आप लोग को। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अभी ही वीडियो क्या हो गई है 25 मिनट से ऊपर हो चुकी है। अगर मैं अभी फंक्शन पढ़ाने लगता हूँ, आपको जो ग्राफ है, अगर वो ग्राफ समझाने लगता हूँ तो उस ग्राफ को समझाने में कम से कम 30 मिनट्स का टाइम जाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। जो ग्राफ है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके पूरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।